मीनू टीवी। आप सुन रहे हैं कहानी गरीब किसान और लकड़ी का ट्रैक्टर। पलना गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान का नाम बंसी और उसकी पत्नी का नाम आशा था। बंसी खेती करके भी सुखी नहीं था, क्योंकि अपने खेत की आमदनी से तो वह गांव के महाजन का कर्ज तक नहीं उतार पा रहा था। बंसी के पास एक ही बैल था और वह किसी तरह उसी से काम चलाने को मजबूर था। रोते पीटते किसी तरह उसी की मदद से खेतों को तैयार करके उनमें बीज बोना पड़ता था। क्या खेती करना है ये भी, तुझ अकेले पर जुल्म ढाता रहता हूँ, पर मजबूर हूँ भाई। हाथ में पैसे नहीं है, इसीलिए दूसरा बैल नहीं खरीद पाता। मगर तू चिंता मत कर, इस बार जैसे ही फसल उठने पर पैसा हाथ में आएगा, पहले एक बैल खरीदूंगा, फिर तुझे भी सहारा मिल जाएगा। बंसी अपने बैल को समझा ही रहा था कि तभी वहाँ आशा भी आ जाती है और उससे पूछती है, आज क्या समझा रहे हो बैल को? समझाना क्या है, बस यही कह रहा हूँ कि भगवान ने इस साल फसल अच्छी दी और एक बैल खरीद लूंगा, ताकि इस अकेले बैल को सारा बोझ ना उठाना पड़े। आप चिंता न करें, देखना इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। यह सोचकर बंसी और आशा अपने खेतों में खुशी खुशी बीज बो देते हैं और सारा बीज अच्छे से उग भी आता है। मगर जब फसल बढ़ने का समय आता है और सिंचाई की जरूरत पड़ती है, तो तालाब का सारा पानी सूख जाता है। लोग आसमान की तरफ देखते देखते थक जाते हैं, मगर बारिश के नाम पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती है। बिना बारिश के फसल मुरझाकर सूखने लगती है। सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, इस बार तो अकाल ही पड़ गया है। अब तो भूख प्यास से मरने की नौबत आ गई है जी। ऐसे अकाल में हमारे डंगर ढोर तो दूर, हम भी न बच पाएंगे। भगवान हम गरीब किसानों की इतनी कठोर परीक्षा जाने क्यों लेता है आशा? ये तो भगवान ही जाने जी। शायद हम गरीबों को सताने में उसे खुशी मिलती होगी। इस तरह अकाल के चलते लोगों को भोजन पानी मिलना मुश्किल हो जाता है और साथ ही पशु भी चारे और पानी के अभाव में दम तोड़ने लग जाते हैं। कुछ अमीर जमींदारों को छोड़कर बाकी सब किसानों पर अकाल आफत बन जाता है। फिर एक रोज चारे पानी के अभाव में बंसी का बैल भी दम तोड़ देता है। आशा, हमारा ये बैल भी साथ छोड़ गया, अब हमारी खेती का क्या होगा? आप हिम्मत रखो जी, भगवान सब ठीक कर देंगे। बैल के मरने के बाद बंसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वह दिन रात उसी दुख में घुलता रहता है और तभी एक दिन गांव का महाजन भी उसके घर आ धमकता है। क्यों बे बंसी, मूल तो दूर, तूने तो सूद तक नहीं दिया। इस साल अकाल ने फसल बर्बाद कर दी, खेतों में फसल की जगह धूल उड़ रही है। फिर कहां से चुका था आपका कर्ज? इस बार माफ कर दो, अगली फसल पर आपका सूद समेत सारा कर्ज चुकता कर दूंगा। ठीक है, पर याद रखना कि पूरा मूल और सारा सूद चुकाना पड़ेगा। इस तरह कई महीने ऐसे ही कष्टों में बीत जाते हैं और बंसी हमेशा अपनी उदास नजरों से आसमान को ताकता रहता है। फिर एक दिन उसे आसमान में काले काले बादल दिखाई देते हैं और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के आते ही बंसी खुशी से झूम उठता है और आशा का हाथ पकड़कर उसे बाहर बारिश में ले आता है। देखो आशा, देखो, हमारी खुशहाली लौट आई। नाचो, गाओ और खुशियां मनाओ। अब हमारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे। यह कहते कहते अचानक ही बंसी की आंखें भर आती है और वह रोने लगता है। ये हंसते हंसते आप यकायक रोने क्यों लगे जी?
अब तो फसल बोने की रुत आ गई है, कम से कम अब तो हंस लो। वो तो ठीक है आशा, पर हमारे पास ना तो बैल है और ना ही बीज और खाद के लिए पैसे, फिर हम फसल कैसे बोएंगे? आप चिंता मत कीजिए, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। यह कहकर आशा उस बारिश में नहाती हुई घर के अंदर जाती है और फिर सोने के एक जोड़ा कंगन लेकर बाहर आती है। ये हमारे खानदानी कंगन है जी, और खास सोने के बने हैं। आप इन्हें बेचकर फसल बोने का इंतजाम कर लो। बंसी अगले ही दिन आशा के सोने के कंगन लेकर शहर चला जाता है और फिर शाम को लकड़ी के बने एक अनोखे ट्रैक्टर पर सवार होकर घर लौटता है। आशा लकड़ी के बने इस अनोखे ट्रैक्टर को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। ये तो सच में कोई जादुई चीज ले आए हो जी, ट्रैक्टर, और वो भी लकड़ी का। कमाल कर दिया बनाने वाले ने। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा है। बनाने वाले ने कहा है कि इसकी कृपा से हमारा खेत सोना उगलने लगेगा, सोना। गांव भर के लिए लकड़ी का यह ट्रैक्टर किसी जादुई खिलौने से कम न था। बंसी जिधर भी इसे लेकर जाता, इसे देखने के लिए इसके आसपास लोगों की भीड़ लग जाती। अरे देखो देखो, बंसी का लकड़ी का ट्रैक्टर। अरे वाह वाह, ये तो सच में ही अजूबा है। इसके आगे किसी और ट्रैक्टर की तो कोई औकात ही नहीं लगती। बंसी के लकड़ी से बने इस अद्भुत ट्रैक्टर को देखकर लोग जितना हैरान होते हैं, उससे कहीं ज्यादा हैरान इसकी ताकत और कारनामों को देखकर होते हैं। यह बड़ी से बड़ी भारी ट्रॉली को आसानी से खींच लेता है और खेती के सब काम भी आसानी से कर लेता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि कार की तरह दौड़ता है और गहरे से गहरे कीचड़ में भी, और ट्रैक्टर की तरफ फंसकर खड़ा नहीं होता है। इसी कारण गांव भर में बंसी का अच्छा खासा रौब बन जाता है। बंसी और आशा इसी ट्रैक्टर की मदद से अपने खेतों में समय पर धान की रोपाई कर देते हैं और देखते ही देखते खेत धान की फसल से लहलहाने लगते हैं। देखा हमारे देसी ट्रैक्टर का कमाल है ना, इस साल लहलहाती हुई शानदार फसल। आप तो आप है जी, आपकी बराबरी तो कोई ही नहीं कर सकता। आपने तो कमाल का जुगाड़ किया जी। फिर उसी साल से सचमुच ही बंसी के खेत सोना उगलने लगते हैं और वह महाजन का सूद समेत सारा कर्ज चुकता कर देता है और साथ ही आशा के लिए सोने के सुंदर कंगन भी बनवा देता है। आशा अपने कंगन वापस पाकर बहुत खुश होती है। आज बंसी अपने गांव का सबसे धनी किसान बन गया है और उसके पास कई ट्रैक्टर है, मगर वह सबसे ज्यादा प्यार अपने उस लकड़ी के ट्रैक्टर से ही करता है। नारायण नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी था। वह इतना गरीब था कि उसके पास रहने के लिए अपना मकान तक नहीं था। वह अपने बेटे मोहन और पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन पर झुग्गी डालकर रहता था और वहीं स्टेशन के बाहर उसने चाय की अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी थी। नारायण खुद तो जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाया था, मगर अपने बेटे मोहन से चाहता था कि वह पढ़ लिख कर जरूर कुछ खास बने। इसलिए वह अपने बेटे मोहन से हमेशा कहता था, बेटा मोहन, मन लगा कर पढ़ा कर, मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। बड़ा होकर कुछ बन गया तो खुद का मकान बना पाएगा। तुझे मेरी तरह झुग्गी में रहकर जीवन नहीं काटना पड़ेगा, समझा? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा मन लगाकर ही पढ़ता हूँ। शाबाश बेटा। मोहन अपने परिवार की गरीब हालत को अच्छी तरह से समझता है और इसीलिए अन्य बच्चों की तरह फिजूल खर्ची वाला कोई शौक नहीं रखता है। वह ज्यादातर समय पढ़ता रहता है और जो समय बचता है उसे खेलने कूदने के बजाय दुकान पर जाकर अपने पिता की मदद करने में बिताता है। ले बेटा मोहन, ये चाय स्टेशन मास्टर को देकर आ। पिताजी, पैसा भी लाना है क्या? नहीं, पैसा बाद में आ जाएगा। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन इस गरीब परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। नारायण चाय देने के लिए जाता है तो रेलवे ट्रैक पार करते हुए एक तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
पिता की मौत की खबर सुनकर मोहन स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ता है। इसके साथ ही आसमान से बारिश होने लगती है और बिजलियां कड़कने लगती है। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? छोड़ो, मुझे मेरे पिताजी को देखने दो। पिताजी, पिताजी, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ पिताजी। बेटा, तेरे पिताजी तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए सब्र करने में ही भलाई है। रो मत, धीरज धर ले, अब इसी में भलाई है बेटा। नारायण की अचानक मौत हो जाने से चाय की दुकान बंद हो जाती है और इसी कारण मोहन और उसकी माँ के भूखे मरने की नौबत आ जाती है। फिर घर की इस हालत से परेशान होकर मोहन की माँ उससे कहती है, बेटा मोहन, ऐसे तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। अब तुम्हारे पिताजी तो दुनिया में रहे नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उनकी चाय की दुकान मैं ही चला लूं। नहीं अम्मा, चाय की दुकान हम चलाएंगे। हम आज ही स्टेशन मास्टर से कुछ पैसा उधार लेकर चाय की दुकान फिर से चालू कर देते हैं। मोहन की यह बात सुनकर उसकी माँ कहती है, पर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा बेटा? तुम्हारे पिता तो चाहते थे कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। इस वक्त हम दोनों का पेट पालने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है अम्मा। तुम बीमार रहती हो, इसलिए हम तुम्हें दुकान का काम कभी नहीं करने देंगे। अब ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे। यह कहते कहते मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वह मन को मजबूत करके आंसू पोंछ लेता है और उस दिन के बाद से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर चाय की दुकान चलाने लगता है। लेकिन पढ़ाई छोड़ने का दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जाता है और वह अकेले में रोता रहता है। पिताजी, आप तो हमें अकेला छोड़कर चले गए। अब हम पढ़े कि घर चलाने के लिए काम करें। अब शायद हम कभी भी पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं पाएंगे। हम भी आपकी तरह गरीब चाय वाले बनकर ही रह जाएंगे। एक दिन स्टेशन मास्टर साहब मोहन को इस तरह से रोते हुए देख लेते हैं और उन्हें इस गरीब बालक पर दया आ जाती है। वे मोहन से उसके रोने का कारण पूछते हैं। बेटा मोहन, ऐसे अकेले में बैठकर क्यों रो रहे हो? कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारी परेशानी दूर कर देंगे। स्टेशन मास्टर साहब के ये पूछने पर मोहन उन्हें सारी बात बता देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। स्टेशन मास्टर मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा, अगर तुम पढ़ने में इतनी ही रुचि रखते हो तो उसका प्रबंध हम कर देंगे। हम ऐसा प्रबंध कर देंगे कि तुम चाय भी बेच सकोगे और साथ में पढ़ लिख भी सकोगे। अब बस हमें थोड़ा सा हंसकर दिखा दो, जरा हम भी तो देखें कि तुम हंसते हुए कैसे दिखते हो। स्टेशन मास्टर साहब के ये कहने पर मोहन हंसने लगता है और फिर उनका आभार प्रकट करते हुए कहता है, साहब, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आज के जमाने में आपके जैसा आदमी कहाँ मिलता है। उस दिन के बाद से तो मोहन का जीवन ही बदल जाता है। वह चाय बेचने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है। दिन भर चाय बेचकर अपना घर चलाने के लिए पैसा कमाता है और फिर रात को स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के एक खंभे के नीचे बैठकर बल्ब के उजाले में घंटों तक पढ़ता रहता है। बेटा मोहन सारा दिन चाय बेचता है और रात होते ही यहाँ इस खंभे के नीचे पढ़ने बैठ जाता है। खाना पीना भी भूल जाता है तू। चल अब खाना खा ले। अम्मा, चाय बेचना और पढ़ना दोनों ही बहुत जरूरी है। चाय बेचकर भूखे पेट को 2 रोटियां मिलती है और ये पढ़ाई हम जैसे गरीबों को किसी लायक बना सकती है। हाँ हाँ, समझती हूँ बेटा, पर अपने इस भूखे पेट में 2 रोटियां डाल तो ले। उन्हें समय पर पेट में नहीं डालेगा तो बीमार पड़ जाएगा, समझा? इस तरह मोहन चाय की दुकान चलाने के साथ साथ कई सालों तक रेलवे स्टेशन के उसी खंभे के नीचे बैठकर पढ़ाई करता है और इस तरह उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। पढ़ने लिखने के बाद उसकी किस्मत कुछ ऐसा रंग दिखाती है कि वह रेलवे में ही बड़ा अफसर बन जाता है और इस तरह उसकी चाय की दुकान बंद हो जाती है। भगवान सब गरीबों को मोहन जैसा बेटा दे। अपनी मेहनत से क्या बन गया। गरीब चाय वाला रेलवे का बड़ा अफसर बन गया।
इतना बड़ा अफसर कि मेरा यह स्टेशन मास्टर का पद भी उसके सामने बहुत छोटा है। भगवान मोहन को सदा खुश रखे, सदा खुश रखे। यह कहते हुए स्टेशन मास्टर साहब जैसे ही स्टेशन के अंदर जाते हैं तभी उनका फोन बजने लगता है। उधर से आवाज आती है कि मैं मोहन बोल रहा हूँ और कल आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। यह सुनते ही स्टेशन मास्टर साहब खुश हो जाते हैं और अगले दिन मोहन रेलवे के एक बड़े अधिकारी के रूप में उनके सामने खड़ा मिलता है। मोहन को देखकर स्टेशन मास्टर साहब असमंजस में पड़ जाते हैं और मोहन से कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको अपना साहब कहूँ या फिर बेटा, अपना मोहन बेटा कहूँ। स्टेशन मास्टर साहब, आप कल भी मुझसे बड़े थे और आज भी मुझसे बड़े ही हैं। आपके बड़प्पन से ही मैं कुछ बन पाया हूँ। आप मुझे बेटा कहेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मोहन की ये बात सुनकर स्टेशन मास्टर साहब की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे और उन्होंने मोहन को तुरंत पकड़कर गले से लगा लिया। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।